नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट सेकंड है हमारा संस्कृत शिक्षण विधियों का पार्ट सेकंड। इसमें हमने पहले वीडियो में परंपरागत विधि और पाठशाला विधि, इसके बाद व्याकरण अनुवाद विधि को डिटेल में पढ़ा है, समझा है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नवीन आधुनिक विधियाँ। नवीन और आधुनिक विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। नवीन और आधुनिक विधियों में आ जाती हैं विधियाँ पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि या निर्वाध विधि या सुगम विधि। इसके बाद हरवर्ट की पंचपदी, विश्लेषण विधि, संरचना विधि, समवाय विधि, समन्वय विधि। समवाय या समन्वय एक ही है। इसके बाद मूल्यांकन विधि। तो 7 विधियाँ इसमें आ जाती हैं नवीन आधुनिक विधियाँ में। आपने अगर पहले नहीं देखा है, ये संस्कृत की जो हमने परंपरागत विधियों को पढ़ा है, इसमें आप जाके लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि परीक्षा व अभ्यास कार्य का आधार पाठ्य पुस्तक ही है। ये हम पढ़ रहे हैं संस्कृत की विधियाँ। परीक्षा व अभ्यास कार्य का आधार क्या है? पाठ्य पुस्तक ही है। हमारे स्कूलों में पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, कोर्स कराया जाता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो परीक्षा अभ्यास का कार्य क्या है? पाठ्य पुस्तक ही है इसका आधार। इसके बाद शिक्षण का केंद्र पाठ्य पुस्तक को ही माना गया है। शिक्षण का केंद्र किसको माना गया है? पाठ्य पुस्तक को। इसके बाद भाषा शिक्षण की जो लोकप्रिय विधि है वो कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। संस्कृत की जो शिक्षण की लोकप्रिय विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। हम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। इसके बाद दूसरी हमारी जो विधि आ जाती है प्रत्यक्ष विधि या निर्वाध विधि या सुगम विधि, इसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रत्यक्ष विधि को भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत भाषा शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड, निर्वाध विधि, सुगम विधि, प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको किन किन नामों से जाना जाता है? डायरेक्ट मेथड, निर्वाध विधि, सुगम विधि, प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवर्तक हैं प्रोफेसर B.P. वकील और समर्थक हैं जेफरसन गेटे। 1951 में ये विधि लाई गई थी इनके प्रवर्तक प्रोफेसर B.P. वकील के द्वारा। यह विधि बायलेटर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित है। यह विधि किस पर आधारित है? मदर्स मेथड पर आधारित है। ये प्रत्यक्ष विधि जो है मदर्स मेथड पर आधारित है और इसका जो उद्देश्य है संस्कृत भाषा शिक्षण में संस्कृत में वातावरण निर्माण करना। कक्षा में जब हम संस्कृत कोई शिक्षक सिखा रहा है तो उसको संस्कृत में वातावरण बनाना, संस्कृत में ही क्वेश्चन पूछना, संस्कृत में ही बात करना, संस्कृत में ही आंसर देना। तो जो क्लास का वातावरण है वो कैसा होगा इस विधि में? संस्कृत में वातावरण होगा इसमें। तो ये हमारी थी प्रत्यक्ष विधि। इसको भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी माना गया है। इसके बाद आती है हरवर्ट की पंचपदी। हरवर्ट की पंचपदी। हरवर्ट एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक थे। उनके सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने इस पर पंचपदी विधि को प्रस्तुत किया। तो हरवर्ट की जो पंचपदी है वो हरवर्ट ने नहीं उसका प्रतिपादन किया है, किसने किया है? उनके शिष्यों ने। ठीक है, यहाँ पे आप ये क्लियर कर लेना कि हरवर्ट ने नहीं दी है, ये दी है उनके शिष्यों ने। इसके बाद 5 पदों द्वारा शिक्षण कार्य कराए जाने के कारण इस विधि को पंचपदी शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है? 5 पदों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है, इसलिए इसको पंचपदी के नाम से जाना जाता है। और ये किसने दी है? हरवर्ट के जो शिष्य थे उन्होंने ये विधि दी है, हरवर्ट के नाम पर दी है, हरवर्ट की पंचपदी। तो ये इसमें अब क्वेश्चन आ जाता है कि 5 पद कौन कौन से थे? तो इसमें 5 पद थे हरवर्ट की पंचपदी में। प्रस्तावना, विषयोपस्थापना, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना देना किसी विषय की, उसके बाद विषय की स्थापना करना, उसके बाद तुलना करना, सामान्यीकरण करना और उसके बाद प्रयोग करना। तो ये थे हरवर्ट की पंचपदी के 5 पद। इनके आधार पर किसी विषय को समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था। अगली जो विधि आ जाती है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में यह विधि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यह विधि क्या किससे है? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है।
संस्कृत शिक्षण में विशेषतः व्याकरण एवं कथा करते समय इसका उपयोग किया जाता है। तो विश्लेषण विधि का जो उपयोग है किसमें किया जाता है? व्याकरण एवं कथा करते समय इसका प्रयोग अधिक उपयोगी है। किसका? विश्लेषण विधि का। और विश्लेषण विधि जो है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसका क्या लाभ क्या है कि एक साथ संक्षेप में विषय वस्तु प्रस्तुत करने पर शिक्षण रुचिकर हो जाता है। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है? एक साथ विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे शिक्षण रुचिकर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं उसको पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है संरचना विधि। संरचना विधि में वाक्य स्वरूप या वाक्य की संरचना पर बल दिया जाता है। संरचना विधि में क्या किया जाता है? वाक्य के स्वरूप और वाक्य की संरचना पर अधिक बल दिया जाता है। व्याकरणात्मक ज्ञान करवाया जाता है तथा शब्दकोश का भी ज्ञान करवाया जाता है। इस विधि में क्या है? व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद शब्दकोश का ज्ञान कराया जाता है। जो मतलब वाक्य जिस तरीके के बनाए गए हैं उसकी संरचना पर अधिक बल दिया, किस तरीके से बनाए गए हैं। जैसे इसमें कर्ता, कर्म, अव्यय, उपसर्ग आदि का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि के द्वारा किसका ज्ञान दिया जा सकता है? कर्ता, कर्म, अव्यय, उपसर्ग आदि का ज्ञान दिया जाता है। तो ये वाक्य की संरचना पर अधिक बल देती है। कौन सी विधि? संरचना विधि। इसके बाद अगली विधि हमारी आ जाती है समवाय विधि। समवाय विधि को अन्य किन नामों से जानते हैं? संयुक्त विधि, समवाय विधि, समन्वय विधि या समाहार विधि। ये इसके अन्य नाम भी हैं। संयुक्त विधि, समवाय, समन्वय और समाहार विधि। इसमें क्या किया जाता है? विश्लेषण संश्लेषण विधि का मिश्रण होने पर यह संयुक्त विधि या समवाय विधि कहलाती है। इसमें क्या किया जाता है? विश्लेषण और संश्लेषण विधि को मिश्रित करके पढ़ाया जाता है। तो इसमें अध्यापक क्या होता है? जैसे अध्यापक कोई पाठ पढ़ा रहा है और बीच में व्याकरण आ जाता है, तो अध्यापक उसे व्याकरण का ज्ञान कराएगा। जैसे अध्यापक अपने कक्षा में किसी विषय को पढ़ा रहा है और पहले उसने व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया है, लेकिन अगर कोई पाठ पढ़ा रहा है उसमें व्याकरण बीच में आ जाता है, तो उसमें क्या करेगा अध्यापक? उस बच्चे को व्याकरण का भी ज्ञान देगा, उसके बाद उस पाठ में आगे बढ़ेगा। तो ये हो गई समवाय विधि, जिसमें विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि का मिश्रण होता है, इसीलिए इसको समवाय विधि कहा जाता है, संयुक्त विधि कहा जाता है। अगली विधि है इसमें मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि जो है वो यह हार्वर्ड की पंचपदी का ही विस्तृत स्वरूप है, यानी विकसित रूप है। ये हार्वर्ड की पंचपदी का ही विकसित रूप है। यह एक उद्देश्यनिष्ठ विधि है जो छात्र के स्थायी ज्ञान को परखती है। ये जो मूल्यांकन विधि है एक उद्देश्य निष्ठ विधि है और ये छात्र के स्थायी ज्ञान को परखती है कि छात्र ने कितना सीखा है, उसे कितना ज्ञान दिया गया है। इस उद्देश्य के साथ स्थायी ज्ञान को परखती है। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता, इस तरीके से निकलता है कि भावात्मक रूप से निर्णय देना। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? भावात्मक रूप से निर्णय देना। मूल्यांकन के जो क्रम हैं वो आ जाते हैं उद्देश्य, व्यवहार रूप, इसके बाद पाठ्य बिंदु, शिक्षण कार्य कराया जाएगा, छात्र कार्य करेगा, उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा। पहले क्या? उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा, उनको व्यवहार में लाया जाएगा, बिंदु निर्धारित किए जाएंगे, शिक्षण कार्य कराया जाएगा उन बिंदुओं पर, फिर छात्र कार्य करेंगे, इसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि मूल्यांकन के साथ साथ चलता है, मतलब परीक्षा पढ़ाने के साथ साथ मूल्यांकन भी चलता है। तो एक मनोवैज्ञानिक विधि है मूल्यांकन विधि। अब आगे जो आ जाता है अगला, हम पढ़ेंगे नवीनतम उपागम। परंपरागत विधि को पिछले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा नवीन आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत विधियों के अंतर्गत नवीनतम उपागम को। तो नवीनतम उपागम की जो विधियां हैं उनमें कौन कौन सी विधियां आ जाती हैं? सूक्ष्म शिक्षण, आगमन उपागम, समस्या समाधान, परियोजना विधि, दल शिक्षण विधि, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान, अभिक्रमित अनुदेशन, सग्रंथन उपागम और निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये 10 जो विधियां आ जाती हैं नवीनतम। आजकल के बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, तो वो आ जाते हैं नवीनतम उपागम में कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा आगमन उपागम, समस्या समाधान, दल शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, इन विधियों के द्वारा आज नवीन युग में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो चलिए इन विधियों को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, आगमन उपागम क्या है।
सूक्ष्म शिक्षण, इसका विकास सबसे पहले एलन द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया। सूक्ष्म शिक्षण का विकास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? एलन के द्वारा 1963 में किया गया। अब सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, इसको हम परिभाषा से समझ लेते हैं कि शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था जिससे किसी निश्चित शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास करना। मतलब किसी शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था, बीएड या जो डीएलएड करते हैं बच्चे, बीएड में ज़्यादातर ये किया जाता है माइक्रो टीचिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, थोड़ी थोड़ी किसी पाठ के विस्तृत स्वरूप में ही थोड़े थोड़े बिंदुओं को लेकर, छोटे छोटे रूपों को लेकर शिक्षण कार्य कराया जाता है। किसी विषय, निश्चित विषय को लेकर, निश्चित व्यवहार को लेकर उस पर केंद्रित करके और निश्चित नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण कार्य कराया जाता है। उसको क्या कहते हैं? हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। उद्देश्य इसका क्या है कि एक टीचर प्रशिक्षु जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, कि वो जाने कि हम भी पढ़ा सकते हैं, तो ये शिक्षण में विश्वास हो जाए कि हाँ हमको भी पढ़ाना आता है, उस चीज़ को उनको परखा जाता है, ये उद्देश्य दिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला आ जाता है आगमन उपागम। आगमन उपागम में इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। आगमन उपागम में क्या किया जाता है कि प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को जो अध्ययन कराता है किन सूत्रों के अंतर्गत कराता है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इस विधि में क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर सूझबूझ के द्वारा उचित निर्णय लिया जाता है, उसी के आधार पर अध्यापन कार्य कराया जाता है। तो जो सूत्र लगते हैं उसमें प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और इसके बाद विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्रों से शिक्षण करवाते हैं। आगमन उपागम में विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्रों से हम शिक्षण करवाते हैं। अगला आ जाता है समस्या समाधान उपागम। समस्या समाधान उपागम में ये इसके जो प्रतिपादक हैं थॉमस और रिस्क हैं। इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा की जाती हैं ताकि विद्यार्थी उस समस्या के समाधान हेतु विविध प्रयास करते हुए शिक्षक के निर्देशन में उसका समाधान करता है। इसमें क्या किया जाता है कि विद्यार्थी के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं और बच्चा क्या है, शिक्षक के निर्देशन में उस समस्या का समाधान स्वयं निकालता है अपने प्रयास करते करते। ठीक है, तो ये हो जाती, इस विधि को क्या कहा गया? समस्या समाधान उपागम। ये थॉमस और रिस्क ने प्रतिपादन किया है इसका। इसके बाद अगली विधि आ जाती है हमारी प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि जो है इसका विचार सर्वप्रथम जॉन डीवी ने दिया था। तो इसका विचार किसने दिया? सर्वप्रथम जॉन डीवी ने। और इस विधि के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो किलपैट्रिक को माना जाता है। किलपैट्रिक को इसके प्रवर्तक हैं और विचार दिया था सर्वप्रथम जॉन डीवी ने। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। तो ये विधि, इस विधि में बालक को स्वयं अपनी रुचि के अनुसार विषय वस्तु व क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए सीखने की क्रिया करने पर अवसर दिया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है? बालक को स्वयं अपनी रुचि के अनुसार एक विषय वस्तु दी जाती है, क्रिया कराई जाती है, जो क्रिया करे उसमें सामंजस्य स्थापित करते हुए सीखने की क्रिया पर बल दिया जाता है। तो वो हो जाती है हमारी प्रयोजना विधि। किसी प्रयोजन से जो शिक्षण कार्य कराया जाए। इसके बाद अगला जो शिक्षण आ जाता है दल शिक्षण। दल शिक्षण में समूह शिक्षण, दल शिक्षण को क्या बोलते हैं? समूह शिक्षण, सहकारिता शिक्षण, टोली शिक्षण। तो इसको दल शिक्षण को अन्य नामों से भी हम जानते हैं, समूह शिक्षण, सहकारिता शिक्षण और टोली शिक्षण। यह एक नवाचार विधि है। दल का अर्थ क्या है? समूह, अर्थात जब किसी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाए। इसमें मतलब किसी कक्षा में जब विशेषज्ञ, किसी विषय के विशेषज्ञ हैं और शिक्षक समूह, एक शिक्षक के द्वारा नहीं, 1 2 3 4 शिक्षकों के दल समूह के द्वारा जो अध्यापन कार्य कराया जाता है उसको कहते हैं दल शिक्षण। समूह शिक्षण, सहकारिता शिक्षण, टोली शिक्षण। ठीक है, इसके 3 सोपान होते हैं: योजना बनाना, व्यवस्था करना और मूल्यांकन करना। तो दल शिक्षण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? योजना बनाना, व्यवस्था करना और मूल्यांकन करना। अगला आ जाता है पर्यवेक्षण विधि। पर्यवेक्षण विधि में, इस विधि में विद्यार्थी अपने आवंटित कार्य को
शिक्षक की देखरेख में स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसके अनुसार छात्रों को अध्ययन संबंधी कुछ कार्य दे दिए जाते हैं। वे अपने स्थान पर बैठे बैठे बताए हुए कार्य को करते हैं और शिक्षक निरीक्षण व निर्देशन करता है। तो ये पर्यवेक्षण विधि, इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को कुछ कार्य दे दिए जाते हैं, शिक्षक की देखरेख में करते हैं पर स्वतंत्र होते हैं उस कार्य को करने के लिए, और छात्रों को अध्ययन से संबंधित कुछ कार्य दिए जाते हैं तो अपने स्थान पर बैठे बैठे हुए उस कार्य को करते हैं और शिक्षक इस चीज का निरीक्षण, शिक्षक के निर्देशन में और निरीक्षण में, तो ये विधि हो जाती है पर्यवेक्षण विधि। अगली जो है वो है कंप्यूटर आधारित। कंप्यूटर आधारित विधि नवीनतम उपागम है। तो आजकल के बच्चों को कंप्यूटर से शिक्षा दी जाती है। तो कंप्यूटर सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीखने और प्रशिक्षण की विधि है। ये क्या है? सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीखने और प्रशिक्षण की विधि है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके विषय वस्तु, दृश्य श्रव्य विषय वस्तु के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्रियों द्वारा छात्रों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अच्छे से विषय का ज्ञान कराते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा बच्चे आजकल जल्दी सीखते हैं। जब बच्चे दृश्य श्रव्य सामग्रियों से सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर आधारित जो विधि है, आज कल हर स्कूल में शिक्षा दी जा रही कंप्यूटर के आधार पर, और कंप्यूटर से ही शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीखने और प्रशिक्षण की एक विधि है। इसके बाद अगली जो विधि आ जाती है अवक्रमित अनुदेशन। अवक्रमित अनुदेशन में क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर आधारित है यह विधि अवक्रमित अनुदेशन विधि। इसमें क्या होता है? छात्र प्रतिपुष्टि व पुनर्वलन द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सीखता है। तो इसमें शिक्षक और छात्र के मध्य दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है और छात्र को प्रतिपुष्टि दी जाती है, पुनर्वलन दिया जाता है और शिक्षक उनको क्रमबद्ध तरीके से सिखाता है। तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से, इसमें अवक्रमित अनुदेशन होता है। इसके दो भेद होते हैं। अवक्रमित अनुदेशन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? रेखीय अवक्रमित अनुदेशन और दूसरा शाखीय अवक्रमित अनुदेशन। तो ये अवक्रमित अनुदेशन विधि के दो भेद हो गए, रेखीय अवक्रमित अनुदेशन और शाखीय अवक्रमित अनुदेशन। अगला हम देखते हैं सग्रंथन उपागम। सग्रंथन उपागम क्या होता है? इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर विषय प्रस्तुतीकरण किया जाता है। सरलता से कठिनता की ओर बढ़ने के लिए है बनाई गई है। तो इसमें क्या किया जाता है कि छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर विषय का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा किसी विषय को समझाया जाता है, बताया जाता है। तो ये जो विधि है सरलता से कठिन की ओर चलती है, सरल से कठिन की ओर चलती है। कौन सी विधि? सग्रंथन उपागम विधि। अगली जो हमारी आ जाती है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विधि है। इसमें शिक्षक छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर करता है। तो निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विधि में क्या किया जाता है कि छात्रों की जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसमें उसको कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का टीचर पता लगाता है, उसके बाद उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। अब इसमें निदान क्या होता है और उपचार क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। समस्या के कारणों का पता लगाना क्या निदान कहलाता है? निदान क्या कहलाता है? समस्या के कारणों का पता लगाना, और समस्या के कारणों का पता लगाकर समाधान जो करना होता है वो उपचार कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर समझ लीजिए कि समस्या के कारणों का पता लगाना निदान कहलाता है और समस्या के कारणों का पता लगाकर समाधान करना उपचार कहलाता है। ये थी हमारी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ। तो संस्कृत शिक्षण विधियों में हमने डिटेल में पढ़ा है संस्कृत की शिक्षण विधियों को अच्छे से। इसमें एक वीडियो और है और दूसरा वीडियो ये तैयार हुआ है, आप जाकर संस्कृत की शिक्षण विधियों को देख सकते हैं, अच्छे से समझा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।